नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। तेज आंधी तूफान के साथ हुई बारिश से जनजीवन हुआ प्रभावित। आकाशीय बिजली गिरने से पोते की मौत, दादा गंभीर। भारी पुलिस बल के साथ आदतन अपराधियों की संपत्ति का नाप करने पहुंचा जिला प्रशासन का अमला। अतिक्रमण होने पर की जाएगी कार्रवाई। निर्वाचन कार्य में दिखाई दी बड़ी लापरवाही। 2 प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन के बाद किया गया फेरबदल। 1 करोड़ रुपया खर्च करने के बाद भी 1.5 महीने से बंद जिला अस्पताल का आईसीयू। पत्राचार के भरोसे जिम्मेदार। सीएम राइज स्कूल ने नौनिहालों और उसके परिजनों को दिया बड़ा झटका। नर्सरी से पहली क्लास तक नहीं होंगे एडमिशन। निर्वाचन आयोग के आदेश पर जाति प्रमाण पत्र पर अटकी आधा दर्जन उम्मीदवारों की उम्मीदवारी। नाम निर्देशन पत्र भरने के चौथे दिन आज 15 जून को नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्डों से पार्षद के निर्वाचन के लिए कुल 14 प्रत्याशियों के द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। तीसरे दिन 10 एवं दूसरे दिन 5 प्रत्याशियों के द्वारा नाम निर्देशन पत्र जमा किए गए। इस प्रकार नगरीय क्षेत्र बालाघाट के पार्षद पद के लिए अब तक कुल 29 प्रत्याशियों के द्वारा अपने नाम निर्देशन पत्र जमा किए जा चुके हैं। नगर पालिका परिषद बालाघाट के वार्ड पार्षद का फॉर्म भरने के लिए आज 15 जून को 39 लोगों ने फॉर्म लिए। इस प्रकार अब तक 268 लोगों के द्वारा फॉर्म ले जाए गए। मध्य प्रदेश राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा प्रदेश के नगरीय निकायों के निर्वाचन के लिए घोषित कार्यक्रम के अनुसार जिले के 4 नगरीय निकाय बालाघाट, वारासिवनी, लांजी एवं कटंगी के निर्वाचन के लिए 11 जून 2022 को अधिसूचना जारी की गई। नाम निर्देशन पत्र 18 जून को दोपहर 3 बजे तक जमा किए जा सकते हैं। प्रत्याशियों के द्वारा भरे गए नामांकन पत्रों की जांच 20 जून को की जाएगी। चुनाव नहीं लड़ने वाले प्रत्याशी 22 जून को दोपहर 3 बजे तक अपने नाम वापस ले सकेंगे। नाम वापसी के बाद शेष बचे हुए प्रत्याशियों को 22 जून को चुनाव चिन्ह का आवंटन किया जाएगा। नगरीय निकाय के चुनाव 2022 दलीय आधार पर होंगे। अंततः दलों के प्रत्याशियों को उनके निर्धारित चुनाव चिन्ह आवंटित किए जाएंगे। निर्दलीय प्रत्याशियों को आयोग के द्वारा निर्धारित चुनाव चिन्हों में से आवंटित किए जाएंगे। सीएम राइज स्कूल के संचालन के लिए शासन के द्वारा आए दिनों जारी किए जा रहे नए निर्देश ने हर किसी की परेशानी बढ़ा दी है। जहां एक और आए दिन जारी किए जा रहे नए आदेशों से स्कूल प्रबंधन परेशान है, तो वहीं हाल ही में जारी किए नए आदेश ने अभिभावकों को भी एक बड़ा झटका दिया है। शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किए गए नए आदेशों में प्रदेश के 50 सीएम राइज स्कूल में फिलहाल नौनिहालों के एडमिशन पर रोक लगा दी गई, जिसमें बालाघाट की सभी सीएम राइज स्कूलों का भी नाम शामिल है। शिक्षा विभाग मध्य प्रदेश भोपाल के द्वारा जारी किए गए आदेशों में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि आगामी आदेश तक नर्सरी से कक्षा पहली तक के बच्चों के एडमिशन प्रक्रिया को रद्द किया जाता है। जहां 30 जून को आदेश जारी कर नौनिहालों के एडमिशन को लेकर नए निर्देश जारी करने की बात कही गई है। बताया जा रहा है कि सीएम राइज स्कूल में नौनिहालों के एडमिशन के लिए प्रथम चरण में प्रदेश के 50 स्कूलों को एडमिशन प्रक्रिया में रोक लगाने के लिए कहा गया है, जिसमें जिले के सभी 7 सीएम राइज स्कूल का भी नाम शामिल है। मतलब साफ है कि आगामी आदेश तक जिले के सभी सीएम राइज स्कूलों में नर्सरी से लेकर कक्षा पहली तक के बच्चों का दाखिला नहीं लिया जाएगा। जहां शासन के द्वारा जारी किए गए इस आदेश के चलते सीएम राइज स्कूलों में अपने बच्चों का दाखिला कराने वाले अभिभावकों को एक बड़ा झटका लगा है। सीएम राइज स्कूल में अपने नौनिहालों का एडमिशन कराने के लिए अभिभावकों की होड़ मची है। जहां नर्सरी से लेकर कक्षा पहली तक के लिए पूर्व से निर्धारित 160 सीटों के लिए मुकाबले 788 आवेदन आए। जहां नर्सरी में 40 सीटों के लिए 242, KG1 में 40 सीटों के लिए 204, KG2 में 40 सीट के लिए 166, कक्षा पहली के लिए 40 सीटों के लिए 176 आवेदन प्राप्त हुए। प्रवेश नीति 13 तारीख को जारी हुई है। इसी प्रदेश के 50 स्कूलों को प्राथमिकता में लिया गया है और उनके लिए KG1, KG2 और कक्षा पहली में प्रवेश के लिए 30 जून तक का समय दिया और बालाघाट जिले में किसी भी स्कूल को शामिल नहीं किया। इस संबंध में अभी और जानकारी ले रहे हैं वर्तमान परिस्थिति। सर, जो हमारे पास जो एडमिशन के लिए आए थे नर्सरी के लिए, जैसे कि अब नहीं ले रहे हैं, पहले तो था, तो अब उनका कैसा करेंगे? वापसी करेंगे या रोक कर रखेंगे? दूसरे निर्देश की प्रतीक्षा कर रहे हैं। प्री मानसून की दस्तक के साथ ही बुधवार को जिले भर में झमाझम बारिश देखी गई। जहां बुधवार की दोपहर तक चिलचिलाती धूप और भीषण गर्मी के बाद दोपहर करीब 2:30 बजे
प्री मानसून ने जिले में दस्तक दी। प्री मानसून की आमद के बीच मौसम में अचानक बदलाव देखा गया और खुले आसमान को धीरे धीरे काले बादलों ने घेरना शुरू कर दिया। इसी बीच में तेज हवा, आंधी तूफान के साथ आर्द्रता भरी नर्म ठंडी हवाएं चलने लगी और मौसम सुहाना हो गया। जहां सुहाने मौसम के बीच जिले भर में झमाझम बारिश भी देखी गई। बादलों की गड़गड़ाहट और बिजली की चमक के साथ दोपहर 3 बजे शुरू हुई यह बारिश देर शाम तक चलती रही। वहीं शाम 7 बजे के बाद देर रात तक जिले के विभिन्न क्षेत्रों में बूंदाबांदी का दौर जारी रहा। तेज आंधी तूफान में पेड़ हुई धराशायी। प्री मानसून के चलते मौसम में हुए इस बदलाव के बीच तेज आंधी तूफान में जिला मुख्यालय सहित तहसील व ग्रामीण क्षेत्रों में जगह जगह लगे पेड़ धराशायी हो गए। तेज हवाओं के साथ हुई इस बारिश में नगर से लेकर जिला जेल और जिला पंचायत के सामने पेड़ की टहनियां टूटकर सड़क पर गिर गई। तो वहीं नगर के मोती गार्डन में बरसों पुराने लगे पेड़ पौधे, इसके अलावा गार्डन में सुंदरता के लिए लगाए गए आर्टिफिशियल शेर, हिरन, आर्टिफिशियल मशरूम का पेड़, कांच का सेट, केबल तार, विद्युत तार, कुर्सी टेबल सहित अन्य वस्तुएं अस्त व्यस्त हो गई। जिला अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों को बेहतर इलाज उपलब्ध करवाए जाने के लिए बीते वर्ष के दौरान शासन ने 2 आईसीयू तैयार किए, लेकिन इन आईसीयू का लाभ बीते कई दिनों से जरूरत पड़ने पर मरीजों को नहीं मिल पा रहा है। उल्टा इस आईसीयू को ही इलाज की जरूरत महसूस हो रही है। आपको बता दें कि जिला अस्पताल के भीतर 2 अलग अलग आईसीयू तैयार किए गए हैं जो बीते दिनों से बंद पड़े हैं। आईसीयू बंद होने की वजह जब हमने जाननी चाहिए तो अस्पताल के जिम्मेदार अधिकारियों ने बताया कि यह किस बात से बंद है उन्हें नहीं पता, लेकिन इस विषय पर उनके द्वारा कई बार पत्राचार किया जा चुका है। वो सही बात है, क्योंकि इसके पहले पीआईसीयू की लाइट एक पर्टिकुलर टाइम में रात को बंद हो रही थी और सवेरे फिर चालू हो जाती थी, तो उसकी हम लोगों ने शिकायत की, फिर उन्होंने आके उसको ठीक किया। अभी एसडीओ के बारे में 3-4 बार हो चुका है, उसकी लाइट गोल होती है, हमारे इलेक्ट्रिशियन जाते हैं, वहाँ का जो इलेक्ट्रिशियन जिसने सुधारा है उसको भी संपर्क करके 2-3 बार चालू किया। अभी बीच में 1-2 महीना ठीक चल रहा था, अभी 15 दिन से फिर उसका बीच में ख़राब हो गया था, फिर ठीक हो गया, अभी फिर 2 दिन पहले से बंद है। तो हमने शिकायत तो पीडब्ल्यूडी के थ्रू ये काम हुआ था और ईएनडीएम वाले भी सब इंजीनियर आके देख के गए थे। तो वो जो एजेंसी जिन्होंने वो जनरेटर लगाया है जो ऑटो पे रखा है उसमें कुछ फॉल्ट है, उसकी वजह से वो गोल होती है। बाकी पूरे अस्पताल की लाइट चलती रहती है लेकिन सिर्फ वहीं की गोल रहती है। तो उसके लिए हम अपनी तरफ से लिख के तो कर रहे हैं कोशिश कि उसको जितनी जल्दी हो सके सुधार दिया जाएगा। इस विषय पर जब हमने लोक निर्माण विभाग के कार्यपालन यंत्री राजीव श्रीवास्तव से मोबाइल पर चर्चा की तो उन्होंने बताया कि जिला अस्पताल स्थित आईसीयू परेशानी चल रही है। यह उनकी जानकारी में बीते दिनों बिजली वितरण कंपनी के अधिकारियों के द्वारा जानकारी दी गई कि लो वोल्टेज की वजह से आईसीयू सेवाएं प्रभावित हो रही है, इसलिए जल्द से जल्द बिजली समस्या ठीक की जाए। आपको बता दें कि जिला अस्पताल में मरीजों को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराए जाने के लिए लगभग 1 करोड़ रुपए की लागत से डीआईसी में और एक अन्य आईसीयू शुरू किया गया, जो बीते 1 से 1.5 महीने के दौरान लगातार समय समय पर बंद हो जाते हैं। ऐसे में यदि किसी मरीज को आईसीयू में भर्ती किया गया और वहां बंद हो गया तो उसकी जान पर बन आ सकती है, या फिर कहे कि यदि किसी मरीज को तत्काल आईसीयू की ज़रूरत हो और उसे समय पर आईसीयू की सेवा का लाभ न मिल सके तो भी मरीजों के साथ परेशानी हो सकती है। सूत्रों से मिल रही जानकारी के अनुसार बीते दिनों आईसीयू बंद होने की वजह से बहुत से मरीजों को बालाघाट जिला अस्पताल से बाहर रेफर किया गया है। निश्चित ही आईसीयू में आ रही बिजली की परेशानी जिला अस्पताल पहुंचने वाले मरीजों के लिए बड़ी परेशानी साबित हो रही है। देखना भी यह है कि इस बेहद ही संजीदा मामले में विभाग के अधिकारी कब तक लो वोल्टेज की समस्या को दूर कर लेते हैं। यूपीएससी परीक्षा 2021 में चयनित शहर के वार्ड नंबर 33 निवासी राहुल देशमुख से जो भी व्यक्ति, युवा, उनकी सफलता, तैयारी और परीक्षा से जुड़े हुए सवाल पद्मेश 24/7 के माध्यम से पूछ सकते हैं। जिले के युवा जो इन दिनों किसी भी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो और वे सफलता का मूल मंत्र यूपीएससी में चयनित राहुल देशमुख से चाहते हैं तो हमारे द्वारा दिए गए व्हाट्सएप नंबर 8045777666 पर हमें 17 जून 2022 की सुबह 10 बजे तक मैसेज भेजकर सफलता के मूल मंत्र की जानकारी ले सकते हैं। परीक्षा से तैयारी में जुटे युवा राहुल देशमुख से जान सकते हैं कि कैसे परीक्षा की तैयारी करें, सब्जेक्ट को लेकर आ रही दिक्कतें सहित अन्य वह सभी जानकारी जो उनके सामने परेशानी बनकर उभर रही हो। हमें आप सभी के व्हाट्सएप मैसेज का इंतजार रहेगा। वारासिवनी थाना तिरोड़ी के अंतर्गत ग्राम गुड्रू घाट में बुधवार को अचानक मौसम परिवर्तन होने के बाद शाम 4 बजे खेत से घर लौट रहे एक बालक व पशुधन बैल की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। वहीं एक व्यक्ति घायल हो गया।
प्राप्त जानकारी के अनुसार गुड्रू घाट निवासी 14 वर्षीय बालक वैभव पिता रमेश लिल्लारे अपने दादा खेमचंद लिल्लारे के साथ बुधवार को बैलगाड़ी से अपने खेत का कार्य निपटा कर जब घर लौट रहे थे तभी रास्ते में अचानक बदले मौसम के चलते बिजली की गर्जना हुई। इस दौरान घर वापसी कर रहे मृतक वैभव व उसके दादा खेमचंद के बैलगाड़ी पर आकाशीय बिजली गिर गई, जिसमें 14 वर्षीय बालक वैभव लिल्लारे व बैलगाड़ी में जुटे एक बैल की भी मौत हो गई। वहीं उसके दादा खेमचंद गंभीर रूप से घायल हो गए, जिसकी जानकारी लगते ही ग्रामीणों ने इस बात की जानकारी खेमचंद लिल्लारे के परिवार को दी, जिन्होंने उन्हें तत्काल ही मौके पर पहुंचकर वैभव व खेमचंद को सिविल अस्पताल कटंगी उपचार के लिए भर्ती किया, जहां वैभव को मृत घोषित कर दिया गया। वहीं खेमचंद का उपचार जारी है। राज्य निर्वाचन आयोग के द्वारा नगरीय निकाय चुनाव में किस्मत आजमाने वाले वार्ड पार्षद प्रत्याशियों के लिए जारी किए गए आदेश के अनुसार मध्य प्रदेश से बाहर की जाति प्रमाण पत्र इस चुनाव में मान्य नहीं किए जाएंगे, जिससे अकेले बालाघाट नगर पालिका के आधा दर्जन से अधिक प्रत्याशियों को बड़ा झटका लगना लगभग तय माना जा रहा है। स्थानीय निर्वाचन कार्यालय से मिल रही जानकारी के अनुसार राज्य निर्वाचन आयोग ने स्पष्ट निर्देश जारी कर दिया है कि पार्षद प्रत्याशी के उम्मीदवारों का मध्य प्रदेश से ही बना हुआ जाति प्रमाण पत्र मान्य होगा। इस आदेश को सुनते ही बालाघाट नगर पालिका के भीतर अलग अलग पार्टियों से दावेदारी कर रहे आधा दर्जन से अधिक दावेदारों के पैरों तले जमीन खिसक गई है। इसमें सबसे अधिक परेशानी उन वार्डों में दिखाई दी जो अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए आरक्षित किए गए हैं और मुख्यतः महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए। अधिकांश महिलाएं जो पार्षद पद की उम्मीदवारी करने की तैयारी कर रही थी वे तो या तो महाराष्ट्र से या फिर छत्तीसगढ़ की मूल निवासी है और विवाह के बाद से अपने ससुराल बालाघाट में निवास कर रही है। ऐसे में उनके जाति प्रमाण पत्र महाराष्ट्र से छत्तीसगढ़ राज्य के बने हुए हैं जो इस चुनाव में काम नहीं आने वाले। निश्चित ही इस आदेश के बाद कांग्रेस पार्टी के द्वारा जो बीते दिनों अपने प्रत्याशियों की सूची जारी की गई थी उसमें बदलाव करने का विचार किया जा रहा है, तो वहीं भारतीय जनता पार्टी भी अपने कुछ प्रत्याशियों के नाम पर उलटफेर करने की तैयारी कर रही है। स्थानीय निर्वाचन शाखा से मिल रही जानकारी के अनुसार यह आदेश नगरीय निकाय चुनाव 2022 ही नहीं इसके पूर्व में भी यथावत जारी था, जिसके कारण पिछली बार भी लगभग आधा दर्जन उम्मीदवारों के फॉर्म रद्द हुए थे। कुछ उम्मीदवारों के नाम पर पार्टियों ने ही फेरबदल किया था, तो वहीं कुछ उम्मीदवारों ने दूसरे वार्डों से दावेदारी पेश की थी। इस बार फिर यही जाति प्रमाण पत्र वाला नियम उन प्रत्याशियों के लिए एक आड़े आ रहा है जो पिछले 5 वर्षों से अपने वार्डों में एक्टिव थे, लेकिन अचानक आरक्षण और जाति प्रमाण पत्र के बंधन की वजह से वह इस बार चुनाव प्रक्रिया में शामिल नहीं हो पाएंगे। इसका सबसे अधिक प्रभाव महिला आरक्षित वार्ड में दिखाई दे रहा है। जो महिलाएं मध्य प्रदेश के बाहर से मतलब या छत्तीसगढ़ या तो फिर महाराष्ट्र या फिर उत्तर प्रदेश से शादी होने के बाद बालाघाट आई है। निश्चित ही इस आदेश में कांग्रेस भाजपा के साथ ही अन्य पार्टियों के लिए भी थोड़ी परेशानी बढ़ा दी है, तो वहीं पार्षद बनने की चाह रखने वाले उम्मीदवारी करने वाले उम्मीदवारों के मंसूबे पर भी पानी फिरता हुआ दिखाई दे रहा है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव लालवरा विकासखंड में प्रत्याशियों को चुनाव चिन्ह आवंटन करने के मामले में एक बड़ी लापरवाही सामने आई, जिस कारण 2 प्रत्याशी बहुत अधिक परेशान हो रहे हैं। दरअसल पूरा मामला लालवरा निर्वाचन कार्यालय के द्वारा जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 के प्रत्याशी शांतिलाल सुराना को पहले अलमरी एवं प्रत्याशी मोहम्मद सोहेल कुरैशी को मशाल चुनाव चिन्ह आवंटित किया गया था, जिनके द्वारा बैनर, पोस्टर्स व नकली मतपत्र छपवाने के साथ ही प्रचार प्रसार भी शुरू कर दिया गया था। जिसके बाद निर्वाचन कार्यालय लालबरा को जानकारी लगी कि इनके द्वारा इन 2 प्रत्याशियों को गलत चुनाव चिन्हों का आवंटन किया गया है। इसके बाद दोनों प्रत्याशियों को जानकारी देकर त्रुटिवश हुई गलती में सुधार कर मंगलवार को जनपद पंचायत क्षेत्र क्रमांक 8 के प्रत्याशी शांतिलाल सुराना को मशाल एवं मोहम्मद सोहेब कुरैशी को अलमारी चुनाव चिन्ह आवंटित कर दिया गया। गलत चुनाव चिन्ह आवंटित करने का आरोप निर्वाचन आयोग पर दोनों प्रत्याशियों ने लगाया और कहा कि इनकी गलती के कारण हमें आर्थिक परेशानी भी हुई है। बैनर्स, पोस्टर व अन्य खर्च हुए हैं, उसकी राशि वापस दिलवाने की मांग चुनाव आयोग से की है। मेरा नाम मोहम्मद सोहेब कुरैशी, क्षेत्र क्रमांक 8 से मैं बीटीसी प्रत्याशी का नामांकन भरा था और मुझे क्या मसाल चिन्हान दिया गया था 11 तारीख को 11 तारीख को दिया था। फिर 14 तारीख के दिन फ़ोन आया कि आपका निशान चेंज कर दिया गया है अल्फ़ाबेट के हिसाब से, जिससे यानी क्या कहते हैं मुझे कुछ तो परेशानी हुई क्योंकि चुनाव सामग्री मेरी बन चुकी थी और क्या क्षेत्र में सभी लोगों को पता चल गया था कि सोहेब भाई को मसाल मिला है, उसका प्रचार प्रसार भी हो चुका था।
तो जैसे आपने पैम्पलेट वगैरह भी छपवा लिए रहे हाँ, पैम्पलेट कुछ छप गए थे मेरे भी, और फ्लेक्स भी कुछ छप गए थे, वो ख़राब हो चुके हैं अभी। तो यानी कितने का नुकसान हुआ इसमें? लगभग 10 से 12 हज़ार रुपये का नुकसान हो चुका है। किसकी गलती मानते हैं आप? इसमें तो गलती क्या है, जो सिंबल देने का जो है रहता है उन लोगों की गलती है ये। रिटर्निंग अधिकारी तहसीलदार राम बापू देवांगन से 2 जनपद सदस्य प्रत्याशी के गलत चुनाव चिन्ह आवंटित करने के संबंध में जानकारी लेने का प्रयास किया गया, तो उन्होंने संतोषजनक जवाब न देते हुए कहा कि निर्वाचन संबंधी सभी जानकारी प्रेस को नहीं दे सकते। जिले सहित प्रदेश भर में लगातार बढ़ते जा रहे अपराधों को लेकर सरकार एक्शन मोड में है। सरकार ने आपराधिक प्रवृत्ति के आदतन अपराधियों पर नकेल कसकर उन पर दबाव बनाने के लिए जिला व पुलिस प्रशासन को निर्देश जारी किए हैं, जिसका असर अब बालाघाट नगर में भी देखने को मिल रहा है, जहां प्रशासनिक अधिकारियों के द्वारा आपराधिक प्रवृत्ति के आदतन अपराधियों के घर दबिश देकर उनकी संपत्तियों की जांच शुरू कर दी है। उनके द्वारा किए गए अवैध निर्माण को भी चिन्हित किए जाने का कार्य शुरू किया गया है, जिसका नज़ारा बुधवार को नगर के बैयर रोड स्थित वार्ड नंबर 3 गौश नगर, प्रिंस कॉलोनी भटेरा चौकी वार्ड नंबर 1, पंप हाउस गली वार्ड नंबर 2, स्नेह नगर सहित नगर के अन्य परिसरों को में देखने को मिला है, जहां अपराधियों की लिस्टिंग कर प्रशासनिक अधिकारियों की टीम ने अपने दल बल के साथ उनके घरों में दबिश देकर उनकी वैध अवैध संपत्ति और उनके द्वारा किए गए अतिक्रमण की जांच की। आपराधिक मामलों का संज्ञान लेते हुए प्रशासनिक अधिकारियों ने जिला बदर योग्य आदतन अपराधी समीर खान, इमरान उर्फ इम्मू, रिजवान उर्फ कंघी, विक्रांत चतुर्वेदी, लक्की तिवारी उर्फ बंटी और आमिर के घर दबिश देकर उनकी संपत्ति के दस्तावेज तलब किए। वहीं नाक झोंक कर उनके अवैध निर्माण का जायजा लिया। वहीं मौके पर पंचनामा कार्रवाई कर आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। तहसीलदार आरपी मार्को ने बताया कि 6 लोगों के नाम से विभिन्न थानों में आपराधिक प्रकरण दर्ज है, उनके ऊपर कार्रवाई की जानी है। उन्होंने अतिक्रमण भी किया है, अवैध निर्माण भी किए हैं, ऐसी शिकायत मिली है, उसी की जांच चल रही है विभिन्न थानों में, और फिर इनके ऊपर कार्रवाई है। गुंडे बदमाश हैं, अतिक्रमण भी है इनका, और अवैध रूप से निर्माण भी किए हुए हैं, ऐसी शिकायत प्राप्त हुई है जिसकी जांच की जा रही है। साथ में हमारे पुलिस विभाग की टीम और नगर पालिका टीम तथा राजस्व अमला संयुक्त रूप से जांच कर रही है। अगर कोई ऐसा अवैध कार्य पाया जाता है और भी, तो वो भी जोड़ा जाकर इनके ऊपर विधि संगत कार्रवाई की जाए। प्रथम दृष्टि अभी तक एक ही मकान की जांच हुई है, अभी तक ऐसा कोई तथ्य नहीं आया है उसमें एक मकान में, और जांच करने के पश्चात हम पूरा जानकारी दे पाएंगे। अभी क्या सर इनको अल्टीमेट दिया गया है, कितने दिन का समय है, या किस प्रकार से इनको समझाइश दी गई है, और अगर इसके बाद भी यदि यह नहीं मानते तो किस प्रकार की कार्रवाई की जाएगी? देखिए, हम तो पहले ही बता चुके हैं, अभी जांच चल रही है। पहले भी थाने में अपराध दर्ज है, उनके खिलाफ तो कार्रवाई चालू ही है, और भी जांच हो रही है। जो जांच में आएंगे जो भी तथ्य और भी अनलीगल कार्य के, वो जोड़ा जाएगा और इनके ऊपर विधि संगत कार्रवाई की जाएगी। नगर पुलिस अधीक्षक अंजुल अयांग ने बताया कि प्रशासन के साथ पुलिस और नगर पालिका प्रशासन के द्वारा कुछ अपराधियों की चिन्हित किया गया है। उनकी संपत्ति की जांच कर रहे हैं कि उन्होंने अवैध निर्माण तो नहीं किया है, अतिक्रमण तो नहीं किया है। अगर भविष्य में इनके विरुद्ध कार्रवाई की आवश्यकता पड़ती है तो उन पर कार्रवाई की जाएगी। सर बताएंगे, आज बैयर चौकी में नगर पालिका और पुलिस की संयुक्त कार्रवाई चली थी, किस प्रकार की कार्रवाई है सर? प्रशासन के साथ पुलिस और नगर पालिका के द्वारा कुछ आइडेंटिफाइड रिपीट ऑफेंडर्स हैं जो चिन्हित हैं पुलिस थाना कोतवाली में, जैसे रिजवान उर्फ कंगी है, विक्रांत चतुर्वेदी है, लक्की तिवारी है और 2-3 हैं। उनके हम लोग आज प्रॉपर्टीज आइडेंटिफाई कर रहे हैं। उनके द्वारा जो रेगुलेशन है उनको फॉलो किया गया है कि उनको चिन्हित कर रहे हैं, और अगर भविष्य में आवश्यकता पड़ी उनको उनके विरुद्ध कार्रवाई करेंगे। ये क्या शासन की मंशानुसार कार्रवाई की? ये क्या आदतन अपराधी है सर, या इन पे कोई ये सभी आदतन अपराधी है। इनको बार बार सुधार हेतु मौका देने के बाद भी इनकी कृत्यों में कोई सुधार नहीं आ रहा है, तो इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज। लगभग कितने मामले दर्ज होंगे इन लोगों के ऊपर? सबके विरुद्ध काफी मामले दर्ज हैं, एग्जैक्ट संख्या नहीं है मेरे पास, बट सभी रिपीट ऑफेंडर्स हैं। गुंडा एक्ट के साथ कार्रवाई देखी जा सकती है सर? इनमें से कुछ लोगों के विरुद्ध हमने जिला बदर की कार्रवाई पेश की हुई है, जो माननीय कलेक्टर महोदय के कार्यालय में लंबित है, और उनके शीघ्र ही कार्रवाई। शहर के हनुमान चौक में पहली बारिश में ही नगर पालिका की तमाम तैयारियों की पोल खुलती हुई दिखाई दे रही है। जल भराव की स्थिति निर्मित हो गई, जिससे परेशान व्यापारियों ने पूरे हनुमान चौक में नगर पालिका चुनाव बहिष्कार के पोस्टर चस्पाकर चुनाव बहिष्कार का ऐलान कर दिया है। हनुमान चौक के व्यापारियों के द्वारा यहां जल भराव की स्थिति उत्पन्न न हो और इस समस्या का स्थायी समाधान किया जाए, इसके लिए विगत कई वर्षों से आवाज उठाई जा रही है, लेकिन यह समस्या आज भी बरकरार है। बुधवार की दोपहर को हुई थोड़ी सी बारिश में ही यहाँ जल भराव की स्थिति उत्पन्न हो गई,
जिसको लेकर यहाँ के व्यापारियों ने नगरपालिका प्रशासन के प्रति नाराजगी जाहिर की। वहीं अब यहाँ के व्यापारियों ने नगरपालिका चुनाव का बहिष्कार करने की भी चेतावनी दी है। आपको बताया कि हनुमान चौक में जल भराव की समस्या के विरोध में व्यापारियों के द्वारा पिछले वर्षों में भी कई बार प्रदर्शन किया जा चुका है। एक दो बार सांकेतिक रूप से नाव चलाकर विरोध प्रकट किया गया तो कई बार मीडिया को बुलाकर अपना विरोध दर्शाया गया। फिर भी नगरपालिका प्रशासन के द्वारा इस समस्या का समाधान नहीं निकाला गया है। आप देख रहे होंगे ना यहाँ पे कितना पानी भरा है, पहली ही बरसात में पूरा पानी भर चुका है। तो हमारी तो बाइकाट करने की बनती है ना। अब हम बाइकाट, मैं क्या, मेरा पूरा परिवार बाइकाट कर रहा है चुनाव का इस साल। अब हम पूरे व्यापारी, हनुमान चौक के जितने भी व्यापारी है सब हम बाइकाट कर रहे हैं इस बार चुनाव का। बाइकाट का मतलब ये है कि जब तक व्यवस्था में सुधार नहीं, जब तक कोई मतदान नहीं। क्या व्यवस्था करिए? सुबह सीएमओ आए ना, नाली साफ करके चले गए, साफ कराने के बाद परिणाम देख लो आप क्या है, पूरा पानी भरा पड़ा है पूरे चौक पे। नगर पालिका की व्यवस्था ही अव्यवस्था है। कोई भी वोट नहीं, नगर पालिका नहीं, विधानसभा नहीं, लोकसभा नहीं, लोकसभा का भी बहिष्कार है, सब कुछ बहिष्कार है इस बार। कोई चुनाव में मतदान नहीं, कुछ नहीं। इस बार हमने मन बना ली है कि बाइकाट भी करेंगे और चक्का जाम भी करेंगे। जल्दी हम चक्का जाम करने की तैयारी कर रहे हैं। प्रशासन को चेतावनी है, जल्दी से जल्दी इस समस्या का निराकरण करें, अन्यथा हमें चक्का जाम करने में मजबूर होना पड़ेगा। देखो, कोशिश करना हमारा काम है, अब करे ना करे वो उनका काम है। नगर पालिका चुनाव का अभी फिलहाल में तो नगर पालिका चुनाव का बाइकाट करेंगे, उसके बाद में अगर नहीं होता है तो आगे जो विधानसभा, लोकसभा, सबका बाइकाट करेंगे। ये समस्याएं, मेरी उम्र आज 50 साल की हो गई है, 35 सालों से मैं देख रहा हूँ ये समस्या कि यहाँ जो पानी भरता है हनुमान चौक में, हमारी दुकान के सामने भी पानी भर रहा है, इसकी निकासी आज तक सही तरीके से की नहीं गई है। ये अपन वर्ल्ड क्लास की बहुत अच्छी इंजीनियरिंग बालाघाट के हनुमान चौक में आपको देखने मिल सकती है कि नाली ऊंची और रोड नीची, ये वर्ल्ड क्लास की बेहतरीन इंजीनियरिंग है जो बालाघाट के हनुमान चौक में आपको आज भी पानी के समय में देखने को मिल गई होगी। और ये बहुत शर्म की बात है अपने बालाघाट के लिए कि हनुमान चौक जो बालाघाट के हृदय स्थल कहा जाता है, वहीं पे पानी भरा हुआ रहता है और दुकान के अंदर कोई ग्राहक नहीं पहुंच पाता और हमको इससे आर्थिक नुकसान भी होता है और मानसिक परेशानी भी होती है।